आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई। इसमें भारत के 6 जवान घायल हुए हैं, जबकि चीन के सैनिकों को हमने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। उनके कई सैनिकों की हड्डियां तक टूटी हैं। भारत के जवान भी घायल हुए हैं। गुवाहाटी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है भारतीय जवानों को। हर बार चीन नापाक इरादे लेकर हमारी सीमा में घुसता है और भारतीय सैनिक उन्हें हर बार धूल चटाते हैं। 9 दिसंबर को हुई इस घटना का 13 दिसंबर को संसद में चर्चा, और चर्चा के बाद विपक्ष का हमला। अचानक आज इतना शोर क्यों मचा? 2 दिन से इतनी शांति क्यों थी? चालाक चाइना की चाल आखिर क्या है? चाइना की हर चाल पर क्यों भारत में हंगामा मचता है? क्यों सरहद का शोर संसद तक पहुंच जाता है? क्यों देश की सुरक्षा का मुद्दा होने के बावजूद पक्ष और विपक्ष के बीच एक नई सरहद खड़ी हो जाती है? इन सब सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने से पहले कुछ बयान भी सामने आए हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कई बयान दिए। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया। तो वहीं संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान देते हुए बताया कि हमारे भारतीय सैनिकों को मामूली चोटें आई हैं, कोई गंभीर चोट नहीं आई है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से बयान देते हुए बताया है कि हम अपनी जमीन की रक्षा कर सकते हैं, हमारी जमीन का 1 इंच भी कहीं नहीं गया है। तमाम तरीके के बयान आए हैं। बयानबाजियों का दौर जारी हो चुका है। पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है। सबसे पहले प्रतिक्रिया सुनते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं, और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। 9 दिसंबर 2022 आज लोकसभा में प्रश्नकाल को विपक्ष के द्वारा चलने नहीं दिया गया। समूचा विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी के इस प्रयास की मैं घोर निंदा करता हूं। अरुणाचल में 8 की देर रात और 9 की सुबह घटी घटनाओं का हवाला देते हुए विपक्ष ने बहुमूल्य प्रश्नकाल को स्थगित करवा दिया। इसका कोई औचित्य इसलिए नहीं था कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने स्पष्टता से कह दिया था कि 12 बजे इस देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी इस विषय पर सदन के सामने अपना बयान रखेंगे। जब बयान रखने की बात कर ही दी तो इसका कोई औचित्य। छुपाने की क्या बात है? डरने की क्या बात है? देश के प्रधानमंत्री के पास 56 इंच का सीना है तो दिखाइए, पॉलिटिकल लीडरशिप लीजिए, चीन को हटाइए उस जमीन से जहां भारत की जमीन है, जहां पर चीन कब्जा करके बैठा है। और डोकलाम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि डिसएंगेजमेंट हो गया। कहां डोकलाम में डिसएंगेजमेंट हुआ? चीन बैठा हुआ है वहां पर आज भी डोकलाम में। छुपाने की क्या बात है? डरने की क्या? तो आपने सुना किस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। सभी ने अपनी बात रखी। तो वहीं अमित शाह के अगर बयान की बात करी जाए तो उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। जिस तरह से आज प्रश्नकाल स्थगित हुआ, इसको लेकर उन्होंने सीधे तौर पर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल हंगामे की भेंट चढ़ गया, कहीं ना कहीं कांग्रेस उन्हें समर्थन कर रही है। तो ये भी देखने को मिल रहा है कि जब चीन की ऐसी नापाक हरकत सामने आई है, जहां पूरे देश को एकजुट होकर करारा जवाब देना चाहिए चीन को, तो वहीं यहां भारत में 2
धड़ देखने को मिल रहे हैं। दो हिस्सों में बंट गया है, पक्ष और विपक्ष की भूमिका देखने को मिल रही है। हालांकि विपक्ष का काम है कि वो सवाल उठाए, लेकिन जब ऐसी गंभीर स्थिति है, देश की रक्षा की बात करी जा रही है, देश की रक्षा का मुद्दा है, तो यहाँ पर एकजुट होकर सभी को खड़े रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी पक्ष विपक्ष बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। और बात करें ओवैसी की, तो उनकी तरफ से भी कई सवाल खड़े किए गए हैं बीजेपी पर भी निशाना साधा जा रहा है। विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि चीन से निपटने के लिए सरकार की किस तरह की तैयारी कर रही है, यह जानने का अधिकार हमें भी है। तो तैयारियों के बारे में जानकारी मांग रहे हैं अधीर रंजन चौधरी। इस तरह से कांग्रेस के कई बड़े तमाम नेताओं के बयान सामने आए हैं और कहीं ना कहीं वो बीजेपी पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। किसी ने कमजोर नेतृत्व की बात करी है, तो किसी ने ये आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री अपनी छवि को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। तो लगातार आरोपों का दौर जारी है और जिस तरह से ये बात करी गई है कि हमें भी जानने का अधिकार है कि आखिर सरकार इन सब मामलों से निपटने के लिए क्या रणनीति बना रही है, तो हम भी ये जानना चाहेंगे और जनता तक पहुंचाना चाहेंगे कि आखिर सरकार की रणनीति क्या है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस से शैलेंद्र तिवारी जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी से केसी जैन जी जुड़ रहे हैं, कर्नल अनिल जग्गी जी पूर्व सैन्य अधिकारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अनुराग यादव वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है आज की खबर पे। तो सबसे पहला सवाल जग्गी जी आपसे कि जिस तरह से इस बार जो चुनौती सामने आई थी, चीन की तरफ से घुसपैठ की कोशिश करी गई थी, लेकिन इस हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब दिया है भारत ने, किस तरह से देखते हैं? मैडम, ये जो सा था डोकलाम या ईस्टर्न लद्दाख में जो हादसा हुआ था, उसके सबक लेते हुए हमारी जो ट्रुप्स थे, दे वे वेल प्रिपेयर्ड। चाहे वो लद्दाख था, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश था और तवांग वाला जो एरिया में बात हुई है, चाइना ने सोचा कि सेम चीज होगी जो इन्होंने लद्दाख में किया था, कोशिश की थी गलवान हाइट्स के लिए। हमारे ट्रुप्स ने, जो हम 50 आदमी थे, ये 300 साढ़े 300 आदमी आए इसमें, और 50 लोगों ने उनको ऐसा सबक सिखाया कि वो मजबूर हो गए कि भागने के लिए। जैसे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने दिया है वो स्टेटमेंट पार्लियामेंट के अंदर, कोई हमारा कोई ना कोई शहीद हुआ है, ना कोई इंजर्ड हुआ है सीरियसली, बट उनके लोगों के सर टूटे हैं, इनके चोटें लगी हैं, हाथ पांव टूटे हैं, वो भागे हैं वहां से। सेकेंडली, जो मैं सुन रहा था जो आपने स्टेटमेंट दिए ओवैसी ने या रंजन साहब ने, या ये सब पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और कुछ नहीं है। ये सब पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। ये दिल्ली से बाहर, इनको पता नहीं कि है कहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। जितने ये जो लोग बोल रहे हैं, इनसे पूछे कहाँ है, इनको ज्योग्राफी नहीं पता होगी अरुणाचल प्रदेश की। पार्लियामेंट में बैठ के, एयर कंडीशन ऑफिस के अंदर बैठ के आप कुछ भी बोल सकते हैं, बिकॉज आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आप मुद्दा ढूंढना चाहते हैं ये वाला। पूरी दुनिया हमारी बल मान ले, चाहे वो मिलिटरीली है, इकोनॉमिकली है। एक हमारे जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, सबसे प्रमुख जो है कांग्रेस और बाकी ओवैसियन पार्टी जो से हैं, वो जो है दे आर एंटी नेशनल, वो देश के अगेंस्ट वो बात करते हैं। सेकेंडली, कांग्रेस एज ए पार्टी जिन्होंने एक समझौता किया चाइना के साथ, क्या समझौता किया? इफ दे आर सो ओपन, सब ट्रांसपेरेंट हैं, दिखाइए, ओपन करिए पेपर्स वो जो आपने उनके साथ वो समझौता किया था ड्यूरिंग आपने मनमोहन सिंह साहब के टाइम पर। इन्होंने एक समझौता किया था चाइना के साथ जी। वो एग्रीमेंट दे शुड मेक इट ओपन, तब दुनिया को, इंडिया को पता लगे, दुनिया को पता लगे कांग्रेस कितनी वफादार है देश के लिए और कितने गद्दार हैं। बट ऐसा फौजी, ऐसा एक्स आर्मी ऑफिसर वहां मैं पोस्टेड रहा हूं, ये बता सकता हूं कि जो डिफेंस मिनिस्टर साहब ने दिया है स्टेटमेंट, और जो हमारे बल वहां पर है, हमारे जो ट्रुप्स वहां पर हैं, वी आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी। जी बिल्कुल, बात देश की सुरक्षा की, और ऐसे में जो पॉलिटिक्स चल रही है, कहीं ना कहीं इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अनुराग यादव जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, पहले तो कि 6 तारीख का ये मामला है और एकदम से जब संसद में ये बात उठने लगी तब बहुत शोर हुआ, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई। जो ये पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है, बयानबाजी देखने को मिल रही है, किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि देश की सुरक्षा की बात है यहाँ पे। सबसे पहले तो हमारे भारतीय सैनिकों ने जिस बहादुरी के साथ इस स्थिति का सामना किया, ये इसके लिए वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। और
सबसे बड़ी बात देखिए, इसमें दो चीजें उभर कर आ रही हैं। एक तो ये घटना जो होती है 9 तारीख को होती है और अचानक जो स्टेटस को है उसको बदलने की कोशिश चाइना ने की, तो उस स्थिति को इसके बारे में पहले से हमारे सैनिकों को भी नहीं पता था, लेकिन जिस वीरता के साथ, जिस बहादुरी के साथ उन्होंने सामना किया और चाइना को अपने प्रयास में उन्होंने सफल नहीं होने दिया, एक बहुत बड़ी बात है। और इससे ये लगता है कि हमें, हमारी जो सेना है वो हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। दूसरी चीज ये कि आखिर चाइना की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो जो स्टेटस को है, जो यथास्थिति है, उसको वो बदले। इसका मतलब कि ऊपर जो उसके लीडर्स हैं उनकी कहीं ना कहीं मंशा, कहीं ना कहीं उनकी इच्छा जाहिर हो रही है कि वो किस तरीके से अतिक्रमण करना चाह रहा है। 9 तारीख को ये घटना है, संसद चल रही है और विपक्ष को कोई भी सूचना नहीं मिलती है मीडिया के द्वारा। ये सूचना विपक्ष तक पहुंचती है, दूसरी पार्टियों तक पहुंचती है। तो ये एक चिंता का विषय है और इस विषय को अगर विपक्ष उठाता है तो उसके लिए सरकार को बुरा नहीं मानना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए। और शायद खुद आगे आकर 9 तारीख की घटना को खुद सामने रखती तो कहीं अच्छा होता, हमारी सेना को भी एक अच्छा सपोर्ट मिलता। और दूसरा यह है कि विपक्ष का भरोसा सरकार पर बढ़ता। सरकार को चाहिए था, क्योंकि इसमें कोई आज 13 तारीख हो गई है, 13 तारीख को देश जान रहा है कि तारीख को क्या हुआ था। तो इस बात को छुपाने की क्या जरूरत थी? इसको सरकार को सामने लाकर विपक्ष को भरोसे में लेकर, नहीं जब इस तरीके के काम होते हैं तो विपक्ष और सरकार मिलकर, देखिए किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए सरकार और विपक्ष दोनों एक साथ हैं। अगर जहां देश की रक्षा बात आएगी, जहां देश के सम्मान की बात आएगी, वहां पर सरकार और विपक्ष और जनता सब एक साथ खड़े हुए हैं। लेकिन सरकार को चाहिए कि वो विपक्ष को और जनता को भरोसे में ले और उन चीजों को ना छुपाए जो कोई जरूरी नहीं है। कोई बहुत जरूरी चीज है, देश की सुरक्षा को लेकर कोई ऐसी बात है कि जिससे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, उसको आप छुपाएं, उसको आप ना बताएं, चलता है। लेकिन बिल्कुल देश की सुरक्षा की बात है और इसमें तो सबको एक होना ही चाहिए। और क्योंकि देश सबसे सर्वोपरि है, देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। हमारे साथ बीजेपी से केसी जैन भी जुड़ चुके हैं। केसी जैन जी, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, विपक्ष अब कई आरोप लगा रहा है। इसमें एक आरोप ये भी है कि आपने उन्हें कोई जानकारी नहीं दी, ये मीडिया के माध्यम से विपक्ष को पता चला है। अगर मीडिया नहीं बताती तो आप कब बताने वाले थे ये बात? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब सदन के अंदर चर्चा हो रही जी और अभी तुरंत का मामला है, इसलिए ये कहना, ये आरोप लगाना कि चीजों को छुपाया जा रहा है, इसके कोई मायने नहीं है। ये बिल्कुल सरासर एक तरीके से झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। जब सरकार सदन के अंदर जवाब दे रही है, सदन के अंदर चर्चा कर रही है और माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने यह भी कहा सदन के अंदर प्रश्नकाल के समय पे जब पूछा गया, उन्होंने कहा इसकी पूरी डिटेल, पूरा जवाब हम आपको देने के लिए तैयार हैं और इसकी रिपोर्ट पूरी तैयार हो रही है, आगे आपको सारी चीजों को ब्रीफ कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद में भी सदन के अंदर हो हल्ला हुआ, तमाम सारी चीजें हुई। देखिए, अब आप ये देखिए कि चाइना के अंदर तो इस तरीके का कोई प्रश्न नहीं उठा कि हमारे सैनिक मार खा के चले आए। चाइना ने तो ये नहीं कहा, ना तो चाइना के विपक्ष ने चाइना की सरकार में सवाल उठाया। लेकिन भारत देश के अंदर ऐसे सवाल जरूर उठते हैं कि हम जीत करके भी आते हैं, उसके बाद भी सवाल उठता है कि मनोबल गिरा हुआ है और सैनिक पीछे हट रहे हैं, क्या कर रही सरकार। अरे आपको अपने कम से कम वीर सैनिकों पे तो भरोसा होना चाहिए। वो भारत देश जिसने पाकिस्तान को 2-2, 3-3 बार हराया, वो भारत देश अभी इसके पहले जो डोकलाम में जो कुछ हुआ किसी से छुपा हुआ नहीं था और सारी चीजें उभर करके सामने भी आई और सरकार ने भी कई पेज भाई। और एक चीज है, देखिए क्या होता है कि तमाम सारी चीजें वो मीडिया के माध्यम से या तमाम सारी चीजें ओपन में चर्चा नहीं होती हैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमको अपनी छवि अच्छी करनी है। तो कई बार ये भी होता है कि अब आप देखिए, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में भारत देश घिरने ना पाए
तो रात में कार्रवाई हुई। परिस्थिति अलग है। आपको नहीं लगता है कि अगर आप ये जानकारी देते कि हमारे सैनिक जीत कर आए तो उनका मनोबल बढ़ता? नहीं, देखिए सरकार ने कहीं ना कहीं तो ब्रीफ किया, मीडिया को भी कैसे पता चला? जब सरकार ने ब्रीफ किया तभी तो मीडिया को पता चला। और अंतरराष्ट्रीय मामलों के लेकर के और खास करके सीमावर्ती क्षेत्रों में हुई घटनाओं को लेकर के मीडिया को अधिकार भी नहीं अपने आप मीडिया कोई चीज प्रसारित कर दे जब तक कि सरकार के द्वारा उसको पुख्ता जानकारी न दी जाए। तो ऐसे में सरकार ने तो जानकारी दी मीडिया को, तभी तो मीडिया ने सारी चीजें चलाई, वहां की तस्वीरें भी मीडिया ने चलाई कि वहां पे क्या कुछ हुआ। तो ये कह देना कि चीजों को छुपाया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जितनी पार्टियां क्या है कि पार्टी को सरकार फोन करके बताएगी क्या कि वहां पे क्या कुछ हुआ? अरे सदन के अंदर चर्चा होगी, पूरी बात होगी, बाकी मीडिया को भी तो जानकारी दी जाती है और मीडिया के माध्यम से ही विपक्ष को और सबको पता चलता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है कि मीडिया के माध्यम से पता चला, मीडिया के माध्यम से पता चला? अरे तमाम सारी चीजें तो मीडिया के माध्यम से हमारी जो न्याय व्यवस्था है, न्याय प्रणाली है, उसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को पता चलती है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तमाम सारे मामलों को मीडिया के माध्यम से जानने के बाद उनको स्वतः संज्ञान में लेकर के उस पर आदेश भी जारी करता है। तो अब न्यायपालिका भी कह दे कि आपने रिट क्यों नहीं डाली, हमें स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। आप चाहते तो आप उसी दिन चर्चा कर सकते थे, उसके दूसरे दिन भी चर्चा कर सकते थे, लेकिन आपने 2 दिन का वक्त लिया। नहीं, देखिए इस तरीके के मामले में इतनी जल्दबाजी से काम नहीं चलता है और अंतरराष्ट्रीय मामलों में बहुत सूझबूझ और बहुत कूटनीति से काम लेना पड़ता है। अगर आप किसी को 2 चाटे मारने के बाद थाने जाएंगे और कहेंगे मैं मार के आया हूं, तो क्या आपका मुकदमा लिखा जाएगा क्या? तो आपको तो ये कहना पड़ेगा कि नहीं उसने हमारे ऊपर हमला किया, हमने कुछ नहीं किया। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत देश की छवि को ध्यान में रखते हुए पिछली बार जो चाइना ने हमला किया और हमारे देश के कई जवान शहीद हुए उसमें, लेकिन उससे ज्यादा संख्या में हमारे देश ने चाइना के जवानों को मारा, चाइना के जवानों को मार गिराया वहां पर, उसकी कोई चर्चा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे छवि को बनाए रखने के लिए चीजों को ओपन नहीं किया जाता है, चीजों को इस हिसाब से पेश किया जाता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो अंतरराष्ट्रीय संघ है, अंतरराष्ट्रीय देश है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय वो हमारे पक्ष में फैसला ले, ना कि वो किसी अपोजिट पार्टी के अपोजिट देश के सवाल उठ रहे पास में फायदा ले। बिल्कुल लौट कर आएंगे। अब विपक्ष की तरफ चलते हैं। हमारे पास कांग्रेस से शैलेंद्र तिवारी जी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, जिस तरह से आप ये आरोप लगा रहे थे, विपक्षी आरोप लगा रहा था, कई बड़े नेताओं ने कई आरोप लगाए कांग्रेस की तरफ से मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलने की बात, और साथ ही और भी कई आरोप लगाए गए हैं, लेकिन एक आरोप आप पे भी लग रहा है कि आपने प्रश्नकाल को हंगामे की भेंट चढ़ा दिया, चर्चा नहीं होने दी। इस पे आप क्या कहेंगे? क्या आप भी इस मुद्दे पे कोई निष्कर्ष नहीं चाहते थे? देखिए, एक बात सुनो, आप लोग सब लोग जानते हैं कि सदन में संख्या कितनी ज्यादा है जी, हंगामा कौन कर सकता है। तो इससे एक ही बात कहूंगा कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में से ही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। यहाँ स्थिति दूसरी है। किसी जैन साहब ने अभी क्या बताया कि मीडिया को मैंने ब्रीफ किया है, सरकार ने ब्रीफ किया है, तब आप लोगों ने बताया है। मीडिया को इनकी ब्रीफिंग से पहले मालूम हुआ, तब मीडिया ने ब्रीफ किया है, सरकार ने ब्रीफ किया है। ये जितनी भी चीजें हैं इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय चीजों पर, मुझे लगता है कि इस तरह से खड़े होकर के बचकाना बयान, अभी एक साथ कोई पूर्व फौजी हैं वो भी बोल रहे थे, बातचीत से तो लग रहा था कि सभ्य आदमी है, लेकिन जिस तरह से वो बोल रहे थे कि कांग्रेस ने गद्दारी की, ये किया वो किया, मुझे नहीं लगता है कि वो किसी मेंटल स्टेटस की बात कर रहे थे। थोड़ा सा सब्जेक्ट गंभीर है, विषय गंभीर है, जनता के सामने वो बातें बोलनी चाहिए जो जनता को हजम हो। अब सदन में संख्या ज्यादा आपकी है, हंगामा हम कर रहे थे, कुल मिलाकर के व्यवस्थाएं ये उससे चर्चा कर, ये हर उस चीज पर चर्चा नहीं करना चाहते, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे जो भी चीज हो, किसी भी लेवल पे, चाहे कोरोना हो, चाहे ये वही लोग तो हैं, इनसे क्या संवेदना की उम्मीद रखी जाए। जो कहते हैं आज देश की सुरक्षा की बात है, जिन्होंने कह दिया कि गैस की कमी, ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत ही नहीं हुई, वही लोग है ना, ये कोई गैर लोग तो है। लेकिन तो आपने आज का समय क्यों बर्बाद किया? आपने आज क्यों नहीं बात करने दी? आपने क्यों आज हंगामा किया सदन में? अरे मैं बोल तो रहा हूँ, आपने सुना नहीं मैडम, हंगामा भी इन्हीं लोगों ने किया है।
रक्षा मंत्री ने समय तो दिया था बात करने के लिए, आपने क्यों नहीं इंतजार किया? ये देखिए, वो सदन के पटल पे अलग बोल रहे हैं और सदन में अलग बोल रहे हैं और मीडिया के फॉर्मेट पे अलग बोल रहे हैं, 3 बातें अलग अलग कर रहे हैं। ये बातें कंफ्यूजन में है। हिंदुस्तान की जनता को इसी तरह से कंफ्यूज किया जा रहा है। जब वो बुखार की दवा लेने जाती है तो उसे खांसी की दवा देते हैं, खांसी की दवा लेने जाती है तो उसे बुखार की दवा देते हैं। जी, सदन की कार्यवाही तो सबने देखी, मेजोरिटी में भले ही बीजेपी है, लेकिन आपने आज सदन में क्या किया? देखिए एक बात जी, सवाल खड़ा करना ही सबसे बड़ा हंगामा है। जो सवाल खड़ा कर दे रहा है वो इनके लिए हंगामा करने वाला है। शांतिपूर्वक सवाल किया जा सकता था, प्रश्नकाल चल रहा है। शैलेंद्र जी एक मिनट, ये कहिए कि इनकी दया है, इन्होंने विपक्ष को आतंकवादी नहीं कह दिया, गद्दार नहीं बोल दिया, नहीं तो अभी यहाँ भी बोल देते कि जो सदन में लोग थे वो गद्दार लोग हैं, ऐसे लोग हैं, अभी ये भी बोल देंगे। कुल मिलाकर के इन्हें जब झूठ ही बोलना है, अपनी ही बात करनी है, तो दूसरे की सुननी ही नहीं है। तो चाहे माइक बंद कर दें, चाहे हंगामा सुन कह दें, चाहे जो कर दें, वो वाला हाल है कि मुंसिफ बिका है, गवाही बिकी है, जिस कलम से न्याय होना है चाहे बिकी है। कहने किससे जाएंगे, कौन सुनेगा, किसको सुनाए? आप बात समझिए, गंभीरता खत्म हो रही है जब मीडिया से कहा जा रहा है कि आपको कोई राइट ही नहीं है। आपने सुना अभी जयंत साहब क्या बोल रहे हैं। कुल मिलाकर के ये समझ लीजिए कि लोकतंत्र की जो अघोषित इमरजेंसी है वो यही है। तो आपको हंगामा करके क्या मिला? अरे अजीब सवाल है आपका जी। हंगामा किया है उन लोगों ने, आप हमसे करें हंगामा क्या मिला आपको? ठीक है, बीजेपी से ही जान लेते। केसी जैन जी, आपके ऊपर ही बात आ गई है कि आपने हंगामा किया, आप मेजोरिटी में, जो जितना हंगामा हुआ वो बीजेपी की तरफ से किया गया, आप क्या कहेंगे? शिखा जी देखिए ये तो बहुत ही कांग्रेस के साथी का बचकाना बयान है। अरे हम हंगामा क्यों करेंगे? हम जब आपको जवाब देने के लिए तैयार, उसके लिए हम टाइम भी ले रहे हैं, तो हंगामा की बात क्या रहेगी? हंगामा क्यों करेंगे? होगा, हम तो सवाल कर रहे हैं, हम क्या हंगामा करेंगे? शिखा जी देखिए, महत्वपूर्ण विषय ये है कि ये अंतरराष्ट्रीय मामलों को जीएसटी, नोटबंदी, उससे तुलना करके देख रहे हैं। और ये नोटबंदी जीएसटी पे जनता के बीच में कई बार गए, जनता ने इनको नकार दिया। अब देखिए चाइना जो कि एक तरीके से बड़ी शक्ति के रूप में आज स्थापित है, और उस चाइना के एक फॉरेन कंट्री के जो मामले हैं उसको ये देश के अंदर के मामलों से बराबर की तुलना कर रहे हैं। देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो चीजें होती हैं वो बिल्कुल अलग है, और देश के अंदर की जो चीजें हैं वो बिल्कुल अलग है। देश के अंदर की चीजों में आप हो हल्ला कर सकते हैं, देश के अंदर की चीजों में आप जीएसटी पे सवाल उठा सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, नोटबंदी पे भी आपने चर्चा कर सकते हैं। सारा जवाब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मांगा, सारा जवाब सुप्रीम कोर्ट को भी दिया गया, और विपक्ष को भी सदन के अंदर भी दिया गया कि कितनी नोटें वापसी हुई, कितनी नोटें छपी, कितना क्या है, सारा ब्यौरा आपको सौंपा गया। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, खास करके हमारे देश के जवानों की जब बात आए, देश की शौर्य की बात आए, देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जब स्थापित करने की बात आए, तब तो कम से कम अपने देश के जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए देश के जवानों की तो तारीफ करिए। और हुआ भी क्या वहां पर, चाइना पे क्या हुआ, इसकी तो कोई चर्चा नहीं हो रही। बस ये है कि हमको ब्रीफ नहीं किया, हमको बताया नहीं गया। अरे बता दिया था तो आप जाके वहां क्या करते हैं? जाके आप वहां युद्ध करते क्या? जाके आप वहां युद्ध करते क्या? युद्ध तो सैनिक ही लड़ेंगे ना, युद्ध तो सैनिक ही लड़ेंगे कि कांग्रेस के राहुल गांधी जी जाके वहां पे युद्ध लड़ेंगे? युद्ध तो सैनिक ही लड़ेंगे ना। तो जब युद्ध सैनिक लड़ रहे, सैनिकों ने पूरा मोर्चा संभाला, और यहाँ तक कि हमारे सैनिक इंजर्ड भी नहीं हुए, बल्कि उनके सैनिक, चाइना के सैनिक जो कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, जो अरुणाचल प्रदेश को अपना बताने की कोशिश कर रहे थे, जो सीमा को नाग रहे थे, जो एलएसी को जो क्रॉस करने का प्रयास कर रहे थे, हमारे कम सैनिक होने के बाद में भी उन्होंने जिस तरीके से जवाब दिया, जिस तरीके से और जिस तरीके से चाइना के सैनिकों को घायल किया, ये चीजें क्या किसी छुपी हुई है क्या? और चाइना मुंह बंद करके बैठा है। चाइना नहीं कह रहा है कि हम मार खा करके चले आए, लेकिन भारत देश में स्थिति होती तो जब भारत देश जीत करके आ रहा है, हमारे सैनिकों ने शौर्य का परिचय दिया है, और वहां पर एक चीज और भी है, वहां पे हथियार ले जाने पे पाबंदी है, और उसके बाद में भी हमारे सैनिकों ने जो शौर्य का परिचय दिया है, और जो साहस और धैर्य का परिचय दिया है, और जिस प्रकार से पछाड़ा है,
इसकी तारीफ करने के बजाय सवाल खड़ा कर रही कांग्रेस। पहले क्यों नहीं इसीलिए कांग्रेस का सफाया हो गया। पूरे देश में कांग्रेस का सफाया होने का कारण यही है कि अपने देश की सेना पे सवाल खड़ा करते हैं, देश की न्यायपालिका पे सवाल खड़ा करते हैं, और फिर हर बात को चुनाव पे ले आते हैं। और जो चुनाव जीत जाते हैं उस चुनाव में लोकतंत्र बहाल हो जाता है, जो चुनाव हार जाते हैं उस चुनाव में लोकतंत्र। चलिए ठीक है, पक्ष विपक्ष तो लड़ता ही रहेगा, क्योंकि पक्ष विपक्ष का काम है आरोप और प्रत्यारोप लगाना। लेकिन हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, देश की सुरक्षा का मामला है। जी शिखा जी, देश के सैनिकों पे सवाल करना, देश के सैनिकों पे सवाल करना, देश की जो सैनिकों की जो शक्ति है हमारे देश की, हमारे देश की सेना पे ये बात साफ है कि कांग्रेस ने सैनिकों पे कोई सवाल नहीं खड़ा किया है। जिस तरह से नेतृत्व पे सवाल किया गया है, सैनिकों पे कोई सवाल नहीं खड़ा करना है, न पक्ष न विपक्ष। हमारे सैनिकों ने नेतृत्व भी कहाँ फेल हुआ, नेतृत्व कहाँ पर फेल है? अगर हमारे जवाब दे रहे हैं। अनिल जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। जिस तरह से अभी आपने कश्मीर और माफ करिएगा चाइना समझौते की बात करी थी, उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से कटाक्ष किया गया है आपके ऊपर, इसको क्या किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आपने अपनी बात रखी, कांग्रेस का नाम बीच में और कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। आप बताइए, सदन में संख्या कितनी ज्यादा है, मेजोरिटी में कौन है, हंगामा हम करेंगे। सोचिए इस तरह का झूठ, इस तरह की बयानबाजी। शैलेंद्र जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। शैलेंद्र जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, पहले आंसर ले लेते हैं अनिल जी से। अनिल जी, एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे देश के साथ क्या समझौता करती है? ये जो किसी कांग्रेस रेप ने बताया, कुछ उन्होंने मेरे को ऊपर उन्होंने ये उंगली उठाने की कोशिश की है, तो मैं पूछना चाहता हूँ, एज ए पॉलिटिकल पार्टी आप एक किसी देश के साथ क्या समझौता करते हैं? अगर आप सो ऑनेस्ट हैं, इतना ट्रांसपेरेंट हैं, आप लेके आइए पब्लिक के अंदर डोमेन में वो चीज। मैं नहीं पूछता हूँ, पूरी हिंदुस्तान पूछता है, पूरा फौज पूछती है ये चीज, बिकॉज आप तो जाते नहीं है बॉर्डर के ऊपर। मैं शहीद होता हूँ, मेरे परिवार वाले शहीद होते हैं उस पर। आप रोटियां सेकते हैं यहाँ पार्लियामेंट में बैठ के, बालाकोट स्ट्राइक अटैक करते हैं, आप लोग बोलते हैं फर्जी है, उरी में करते हैं, आप बोलते हैं फर्जी है। ठीक है, आपको क्या कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके दें हम फौज? हम बोल रहे हैं कि हमने उनको मारा है, सब चीज किया। यू वांट फ्रॉम न्यूयॉर्क टाइम्स या वेस्टिंगटन टाइम बोलेगा कि हाँ हिंदुस्तान आर्मी ने मारे हैं, तब ये कांग्रेस वाले आपने मारे हैं। तुम लोग आप लोग अपने हिंदुस्तान फौज को आप बहुत नीचा दिखा रहे हैं। ये चीज एक हमारी डेमोक्रेसी इस दुनिया के अंदर, जो इवन एक्सटर्नल इसके लिए थर्ड के लिए भी दे फाइट फॉर पॉलिटिक्स की वोटें मिल जाए। कुछ देखो कितनी वोटें मिल गई इनको गुजरात के अंदर, कितनी वोटें मिल गई इनको हिमाचल में, बिकॉज यू आर एंटी नेशनल। मेरे पास मैं फौजी हूँ ना, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, बट जैसे जिस तरह के इनके नेता बात करते हैं, इट इज 200% दे एंटी नेशनल। शैलेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे आपने, क्योंकि पॉलिटिकल ठहराया था जग्गी जी को, और वो एक पूर्व आर्मी ऑफिसर है, तो किस तरह से देखते हैं? अब उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का पक्ष नहीं रख रहे हैं, अब इस बयान को किस तरह से देखेंगे? एक मिनट, ऐसा है, वो क्या है क्या थे, मेरा उन पर कोई प्रश्न नहीं है जी। मेरा उनके बयानों पर प्रश्न है, जब वो फौज में थे ऐसा किया गया था, गलत हो रहा था, तब क्यों नहीं बोला था उन्होंने? आज क्या बोल रहे हैं? तब इसका मतलब बेईमान थे उस समय। ये आज बोलने का मतलब बेईमान है। बेईमान तो चले आप लोग थे, जब आपका डिफेंस मिनिस्टर बोलता था एंथनी साहब हमारे पास पैसे नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है, बेईमान तो आप लोग थे, आपने मरवाया फौज को यहाँ, फिर आप बोल रहे हैं कि हम बेईमान थे। पर्सनल मत होइए जग्गी साहब, पर्सनल मत होइए। हाँ, फिर बात करिए। सुनिए, पर्सनल मत होइए। नहीं, पर्सनल नहीं हो रहा हूँ। और अगर आपको जानकारी हो थी चोरों को पहले चोर बोलता हूँ मैं, आज चोरों को चोर बोलता हूँ मैं, ठीक है, झूठ बोल रहे हैं आप। आपको नहीं बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ, आपकी पार्टी को झूठ बोल रहे हैं वो, ठीक है, झूठ बोल रहे हैं, ये गलत बात है। आप लोगों ने, ये नेशनल मीडिया है, यहाँ आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप एक फौजी हैं, फौजी मतलब भगवान, हिंदुस्तान की नजर में भगवान हो आप, और भगवान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप बात समझिए, कौन सी फौज जीती हुई वापस आ जाती है? मैं क्या कह रहा हूँ, आप फौजी हैं, और फौजी का मतलब हिंदुस्तान के लिए भगवान के अंदर, और भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। सॉल्व करता हूँ, देखिए, आप लोग फौजी का मतलब भगवान, और भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं। हिंदुस्तान की आवाम के लिए फौजी एक भगवान है, क्योंकि वो उसकी जान की रक्षा करता है। बोल रहा हूँ,
तो आपको कैसा लगता है? अनुराग जी, मैं आपसे जुड़ना चाहूंगी, जिस तरह से अभी हमने ये चर्चा करी। जी देखिए, एक मिनट जी। देखिए, फौजी जो है वो हिंदुस्तान की आवाम के लिए भगवान का अवतार है, स्वरूप है, और भगवान जब झूठ बोलेंगे तब दिक्कत होगी ना। हमें गाली मत दीजिए, फौजी भगवान होते हैं, उंगली मत उठाइए, और भगवान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमने झांकिए, आप देखिए कितने दलदल के अंदर फंसे हुए हैं। देखिए, मैंने क्या कहा, आप एक फौजी हैं और मेरी नजर में, मेरे तमाम हिंदुस्तानियों की नजर में आप एक भगवान हैं, और भगवान जब झूठ बोलेंगे तो समस्या पैदा होगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भगवान का अवतार हैं, कहीं ना कहीं हनुमान और जो है बजरंगबली जी का अवतार हैं। थोड़ा सा आपको संयम के साथ और अपने उसका धैर्य का परिचय देना चाहिए। ठीक है शैलेंद्र जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनुराग जी, आपने देखा कि किस तरह से आरोप लग रहे हैं, जिस तरह से अभी पूरी चर्चा हुई है उसको भी देखते हुए, और आज जिस तरह से संसद में हंगामा हुआ है उसको देखते हुए आप क्या कहेंगे? क्या ये सही था? प्रश्नकाल का समय खराब करना ये कितना सही है? नहीं, प्रश्नकाल का समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है, उसे खराब करना तो किसी वजह से सही नहीं है। लेकिन सवाल ये होता है कि जब रक्षा मंत्री अपना बयान दे रहे थे तो उस बयान के बाद जो विपक्ष के लोगों के सवाल, उनके वो सवाल कुछ पूछना चाहते थे रक्षा मंत्री से देश की सरकार, तो क्यों नहीं उनको पूछने दिया गया? क्या कारण होता कि उनके सवालों को नहीं लिया गया और रक्षा मंत्री सिर्फ अपना बयान लेकर चले? जब कोई दूसरा बोलता तो आवाज नहीं आती। तो यहाँ पे कई सवाल उठ रहे हैं और पक्ष विपक्ष सब पे। केसी जैन जी, आपसे सवाल है मेरा कि यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से कई सवाल उठाए गए हैं और एक बात ये भी कही गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी छवि बचाने में लगे हुए हैं, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए शिखा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की क्या छवि है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और देश के अंदर जी, ये जनता ने भी बता दिया है। और जब अंतर्राष्ट्रीय अभी G20 सम्मेलन हुआ, G20 सम्मेलन में भी भारत देश की क्या छवि है। देखिए, प्रधानमंत्री एक पद है और प्रधानमंत्री पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, तो देश की छवि क्या उभर के सामने आ रही है, इससे मूल्यांकन होगा कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो कितना सफल है और कितना असफल है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत देश की छवि इतनी मजबूत हुई है, और साथ ही साथ आप देखिए यूक्रेन भी कह रहा है कि भारत देश को हस्तक्षेप करना चाहिए शांति व्यवस्था के लिए, और उसके अपोजिट दूसरा देश भी कह रहा है कि भारत देश को हस्तक्षेप करना चाहिए। यानी कि जहां पर इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां उभर करके सामने आ चुकी हैं, वो चाहे चाइना के रूप में हो या अमेरिका हो, उनको छोड़ करके अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हस्तक्षेप करने की मांग भारत देश से हो रही है कि शांति व्यवस्था बहाली के लिए भारत देश का हस्तक्षेप करना आवश्यक है और उसको संधि प्रस्ताव लाना चाहिए, तो इसके क्या मायने हैं, इसके क्या मायने निकाले जाए। और G20 सम्मेलन में भारत देश को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है, और साथ ही साथ जितने भी देश है G20 में, वो सारे की सारे भारत देश को इस दृष्टि से देख रहे हैं कि भारत देश एक उभरता हुआ एक शक्तिमान देश के रूप में उभर रहा है। और साथ ही साथ हमारे जितने भी संधि प्रस्ताव हुए हैं, सारे संधि प्रस्तावों में इसलिए संधि प्रस्ताव हो रहे हैं, इसलिए बाहर से इसलिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, और भी तमाम सारी चीजें हो रही है। अभी आप देखिए लखनऊ में डिफेंस एक्सपो आयोजित हुआ और 200 से ज्यादा देशों ने यहाँ पर भाग लिया। अब जहां पहले हम डिपेंडेंट करते थे कि छोटे छोटे पार्ट्स को भी हमको, वो चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे और देश हो, उनसे मंगाना पड़ता था, लेकिन आज भारत देश में लड़ाकू विमान बन रहे हैं और तमाम सारे पार्ट, तमाम सारे लड़ाकू विमान हम बाहर विदेशों में निर्यात भी कर रहे हैं। तो ये जो सार्वभौमिक रूप से शक्ति उभर करके भारत देश की आई है, इससे क्या प्रधानमंत्री की छवि अच्छी नहीं होती है? क्या इससे भारत देश की छवि अच्छी नहीं होती है? और सवाल ये उठ रहा है कि प्रधानमंत्री जी अपनी छवि सुधारने में लगे हुए हैं। अगर छवि खराब होती, देखिए छवि किसकी खराब है किसकी अच्छी है, ये भारत देश का लोकतंत्र निश्चित करता है, और लोकतंत्रात्मक जो प्रणाली है उसमें सबसे बड़ा है कि अपनी छवि बचाने के लिए देश को खतरे में डाल रहे पीएम। देखिए शिखा जी, जिन लोगों ने वास्तव में देश को खतरे में डाला, उनको तो देश को खतरे में डालता हुआ ही नजर आएगा। आप भारत देश में जितने भी जो शक्तिशाली देश हैं, वो सारे की सारे भारत देश में व्यापार करना चाहते हैं, भारत देश से संबंध अच्छे बना के रखना चाहते हैं,
कोई भी देश इस समय इस स्थिति में नहीं है कि भारत देश से संबंध इस तरीके से खराब करे। और तमाम सारे देश जो इस समय यूक्रेन का साथ दे रहे हैं वो भी हमारे साथ है, और जो यूक्रेन के अपोजिट है वो भी हमारे साथ में है। तो इससे क्या मायने निकलते हैं कि भारत देश की छवि कैसी है। देखिए, प्रधानमंत्री जी को कटघरे में इसलिए खड़ा कर रहे हैं कांग्रेस के साथी, कांग्रेस के लोग, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी जमीन खिसक चुकी है। अपनी जमीन को स्थापित करने के लिए, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए भारत देश की छवि को खराब करने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है कि भारत देश की छवि भले ही खराब हो जाए, लेकिन प्रधानमंत्री को कैसे नीचा दिखाया जाए, माननीय नरेंद्र मोदी जी को कैसे नीचा दिखाया जाए, इसके लिए साम दाम दंड भेद सारी नीतियों को लेकर के कांग्रेस आगे बढ़ रही है। इसलिए कांग्रेस इस तरीके की तोहमत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लड़ रही है। अब कांग्रेस से भी जान लेते हैं। शैलेंद्र जी, जिस तरह से बयान सामने आया था कि अपनी छवि बचाने के लिए देश को खतरे में डाल रहे हैं, केसी जैन जी ने तो बता दिया, अब आप बताएंगे कि ये क्यों आरोप लगाया गया था? क्योंकि आप ही पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि कांग्रेस ने खतरे में देश को डाला था। देखिए, आप एंकर हैं और आप अच्छी तरह जानती हैं कि क्या सवाल किससे करना चाहिए। आपको पता है बेहतर तरीके से, मुझसे बेहतर आप समझती हैं कि किस सवाल को किससे करना है। अब ये सवाल मुझसे पूछना मुझे लगता है कि व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि आपके ऊपर भी तो सवाल खड़ा हो रहा है कि आपने खतरे में डाला था देश को, तो इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। सुन तो लीजिए, बोलने तो दीजिए। बीच बीच में बोलेंगे तो हम नहीं बोल पाएंगे ना। हमें बोलने दीजिए, तो या तो हमें आप ही बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। बोलिए, आप बोल लीजिए। बोलिए। मेरा कहने का मतलब है जी कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा था तो फिर मीडिया में इतना हंगामा क्यों है? किस लिए? क्या सवाल है? क्या कारण है? अगर सब अच्छा चल रहा था तो क्यों है ऐसा? और हमारे साथी बता रहे हैं कि छवि खराब और छवि अच्छी और ये ऐसा अच्छा। अब जब बात इंटरनेशनल हो रही है तो चुनाव की बात, लोकतंत्र की बात पे बुला रहे हैं। तमाम चीजें ऐसी हैं जो आप तो नोटबंदी और जीएसटी लेकर के आके खड़े हो गए। हम तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ही बात कर रहे हैं ना। अगर आपकी छवि अच्छी होती, आपने अगर कुछ काम किया होता तो एक बार आप चलिए, भारतीय जनता पार्टी धोखे से जीत गई, दोबारा फिर भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चुना। और धोखे में कौन रख रहा है? सवाल कौन खड़ा कर रहा है? पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उस पर भी आपने सवाल खड़ा किया, कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया कि नहीं सर्जिकल स्ट्राइक ही नहीं हुई, कोई हताहती नहीं हुआ। अरे पूरे विश्व ने इस चीज को माना, जितने भी शक्तिमान देश है उन सारे लोगों ने माना कि भारत देश ने सर्जिकल स्ट्राइक की, और उसके सबूत भी दिए भारत देश ने। लेकिन कांग्रेस ने उस पर भी सवाल खड़े किए, और जब डोकलाम में हुआ तब भी कांग्रेस सवाल खड़े किए कि हमारे सैनिक शहीद हो गए, हमारे सैनिक शहीद हो गए। हम तो सवाल आज भी कर रहे हैं कि वो 365 किलो आरडीएक्स कहाँ से, कौन लाया था, कहाँ है वो, उसकी खबर, उसकी रिपोर्ट। हम तो सवाल आज भी कर रहे हैं आपसे, बताइए ना, जवाब दीजिए। आप बहुत हीरो है तो दीजिए जवाब, क्यों नहीं दे रहे? हम तो आज पूछ रहे हैं कि वो गाड़ी कहाँ से आई थी, उसमें 300 किलो आरडीएक्स क्यों था, सैनिक ही क्यों मारे गए, और वो जब बुलेट प्रूफ गाड़ी से आ रहे थे तो बुलेट प्रूफ गाड़ी में क्यों नहीं आए? बताइए, दीजिए जवाब। हम तो सवाल आज ही पूछ रहे हैं। कुंठित मानसिकता से ग्रसित है कि भारत देश के सैनिकों का, एक मिनट जैन साहब, एक मिनट, पर्सनल मत होइए, पर्सनल मत होइए। हम कुंठित मानसिकता से है या मानसिकता से है ये मत बताइए, हमें जवाब दीजिए। अब आप 365 किलो आरडीएक्स जिस गाड़ी में आया था वो कौन लाया था, कौन सी गाड़ी आई थी, कहाँ से आरडीएक्स आया था, बताइए आप देश के सामने। क्यों नहीं बताते? आपको जनता पे भरोसा है कि नहीं है? आप बकवास मत करिए, जो पूछ रहे हो बताइए। आरडीएक्स कहाँ से आया था बताइए, आरडीएक्स कहाँ से आया था बताइए, आपको आरडीएक्स कहाँ से आया था बताइए, हिंदुस्तान की जनता को बताइए आरडीएक्स कहाँ से आया था, हिंदुस्तान की जनता को बताइए आरडीएक्स कहाँ से आया था, हिंदुस्तान की जनता को बताइए कि 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आता है। ठीक है, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी क्योंकि इस तरह से तो सिर्फ समय ही व्यर्थ होगा, हमारी चर्चा नहीं हो पाएगी। जी अनिल जग्गी जी, मैं आपसे जुड़ना चाहूंगी। जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, और इससे पहले जब चाइना के साथ झड़प हुई, जी चाइना के साथ जब झड़प हुई थी तो उसके बाद 16 दौर की कोर कमांडर बैठक हुई। हाई लेवल मीटिंग के बाद ये निर्णय आया था कि दोनों ही सेनाएं पीछे जाएंगी। उसके बाद क्या माना जा रहा था कि अब शांति भरा माहौल रहेगा, या कोई उम्मीद थी कि नहीं चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा? क्या माहौल था, किस तरह की तैयारी थी? मैडम, इसलिए बिकॉज हम चाइना के ऊपर विश्वास नहीं करते जी। हम वी नेवर डिपेंडेंट ऑन चाइना की जो क्या बोलते हैं, हमने अपने 1 इंच
जमीन पीछे नहीं हटे हैं। जो हमने हाइट्स पकड़ी थी उस टाइम, अभी भी हमारे पास वो हाइट्स हैं पिडोंगसोंग लेक के पास, जो फिंगर 7, 8, वो बोलते फिंगर 8 हमारा, हम बोलते फिंगर 1 हमारा है। ये परसेप्शन की लड़ाई थी, बट हमने हटे नहीं है वहां से जी। अभी हम वी आर ऑन डोमिनेटिंग फीचर्स, हम डोमिनेटिंग फीचर्स पे हैं वहां पर, इसलिए चाइना चुप है। सेकंड, चाइना का दिक्कत जो सी ये है, अब देखिए चाइना में क्या टर्मोइल हो रही है। जो उन्होंने लैंडस्लाइड बंद किया कोविड के साथ, पूरा कोविड का वो कर्फ्यू लगाया है, उसका अपना उनका अपना अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, ठीक है, वो कुछ ना कुछ करेंगे, तो कुछ ना कुछ करेंगे ताकि उनका नेशनल फोकस इस साइड पर आए। बट उनकी मीडिया इज स्टेट कंट्रोल मीडिया, जो वो बोलेगी, जो स्टेट बोलेगा वो बताएगी। बट हमारी मीडिया वो नहीं है। हम ऐसा मैच्योर डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हमारी मीडिया इंडिपेंडेंट है, इसलिए जितने मेरे को पैनलिस्ट हैं वो बोल सकते हैं अगेंस्ट इंडिया के, बोल सकते हैं, एंड दे कैन गो स्कॉट फ्री, बिकॉज हमारे फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमें देते हैं ये आजादी। बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, लक्ष्मण रेखा से आप क्रॉस करेंगे देश की सिक्योरिटी के लिए, फिर आप पर एक्शन होगा। बिल्कुल। अगर ऐसा भी माना जा रहा है, ऐसी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि कई दिनों से ये प्लानिंग थी इस तरह की झड़प करने की, खूनी संघर्ष की, और इस मतलब कि पहले से प्लानिंग के साथ पूरा इसे अंजाम दिया गया है। क्या लगता है आगे के लिए क्या तैयारी रहेंगी भारतीय सेना की? मैडम, ऐसी चीजें हम आपका इसमें टीवी रूम के अंदर मैं नहीं बता सकता कि हमारी क्या प्लानिंग है, बट ये चीज बता सकता हूँ आपको 200%, नॉट 100%, हम अस्टेट बेटर हैं उनसे, हम अस्टेट बेटर हैं। हमारे ट्रुप्स वेल एक्लेमेटाइज्ड हैं। ये जहाँ ये हंगामा हुआ है, जहाँ पर ये हादसा हुआ है, वो 17,000 फीट है। हमारे ट्रुप्स आर बेटर एक्लेमेटाइज्ड बनस्पत इनके। हमारे ट्रुप्स आर मोर सीजन्ड। हमने 1, 2, 3, 4, 5 लड़ाइयाँ लड़ी हैं। अभी उन्होंने लास्ट जो लड़ाई लड़ी थी वियतनाम के अगेंस्ट, वो भी हार गए थे चाइनीज आर्मी, ठीक है। उनको नहीं पता क्या है ये आर्मी, वो आर्मी है जो वन नॉर्म चाइल्ड वाली फौज है। वो कोई बंदा जो उनको जवान फौज में आना नहीं चाहता, उनको जबरदस्ती डाला गया है फौज के अंदर, बिकॉज उनको पता कि मैं मर गया तो मेरे माँ बाप के देखने वाला कोई नहीं है। उसका मद्देनजर रखते हुए चाइना आर्मी ने अभी वो 2 नॉर्म चाइल्ड स्टार्ट किया है। हमारे नेताओं को नहीं पता कि आधा चीज क्या चीज है, वो दे विल स्पीक, खाली वो जनता के लिए बात करते हैं, बट हकीकत देखेंगे जो से हकीकत ये है, ये जो से है वन चाइल्ड नॉर्म वाले जो से फौज है, ये बंदे इससे जब मार खाई थी इन्होंने ईस्टर्न लद्दाख में, कल फिर इन्होंने 9 तारीख को मार खाई है फौज से, हमारी फौज से। हम डरते नहीं मरने के लिए। हम एक हमारा बंदा मरता है तो 10 मारते हैं, तब ही गिनते हैं। मैं उस फौज का नुमाइंदा हूँ जी। आपको क्या लगता है कि बेहतर नहीं होता अगर पक्ष विपक्ष एक होकर चाइना की सेना के बारे में बात करता, उसे हराने की रणनीति एक साथ बनाता? ये दिस इज अ मैच्योर डेमोक्रेसी, ये मैच्योर डेमोक्रेसी का साइन है, जो हम मैच्योर डेमोक्रेसी कंट्री नहीं है अभी तक। यू सी अमेरिका, कुछ भी हो जाए रिपब्लिक और ये क्या बोलते हैं, बट जब नेशनल फॉरेन पॉलिसी आती है वो एक लय में, एक स्वर में बोलते हैं। हम लोग तो ढूंढते हैं मौका ऐसा कहाँ है जहाँ हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें, बस, और कुछ नहीं है। हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है। आई थिंक हमारे पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है कि लाइमलाइट आने के लिए पेपर में कैसे सुर्खियां बिखर, या बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तब आपकी सुर्खियां आएंगी, या आप बहुत घटिया बोलेंगे। आपने घटिया बोला तो आप पेपर ने आपका नाम छाप दिया है। कल कांग्रेस, कोई कांग्रेस के नेता थे, उसने बोला प्रधानमंत्री को मार दो, तो वो सुर्खियां पर आ गया प्रधानमंत्री, इसमें वो बंदा सुर्खियां पर आ गया। तो ये चीज ये ना, वी आर नॉट अ मैच्योर डेमोक्रेसी कंट्री। हमें ऐसा मैच्योर डेमोक्रेसी, चाहे हम गलत हैं सही हैं, ऑपोजिशन और हम एक होने चाहिए, एक स्वर होना चाहिए हमारा, बट अनफॉर्चुनेटली है नहीं जी। बिल्कुल अनुराग जी, जिस तरह से इस वक्त चाइना की हालत गंभीर है, वहां पे जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर गृह युद्ध की संभावना है, तो क्या अपना डैमेज कंट्रोल करने के लिए चालाक चीन की ये चाल है कि सरहद पे इस तरह की हरकतें करें और जो जनता है उनका ध्यान भटकाया जा सके? देखिए, ये हम यहाँ से जो कयास लगा रहे हैं बिल्कुल विपरीत है। चाइना में किस तरीके का सिस्टम, अभी आपने देखा होगा कि वो एक तरफा बिना चुनाव हुए वो अपनी सरकार चला रहे हैं, वहां पर कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है जी। तो हम ये सोचे कि वो अपने आंतरिक झगड़ों को
समाप्त करने के लिए ये कर रहे हैं। ये इंडिया में हो सकता है, ये चाइना में नहीं हो। तो आखिर वजह क्या है इस झड़प की और इस हंगामे की? यही चीज हमें सोचना ये है कि जो सरकार और जो सरकार के नेता जिनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि बहुत अच्छी बनी हुई है, क्या कारण है कि हमारे पड़ोसियों के साथ उनके संबंध क्यों नहीं अच्छे हो रहे? पाकिस्तान आतंकवादी भेजता है, नेपाल जैसा देश हमको आंख दिखाता है, चाइना हमारे यहाँ अतिक्रमण करने की कोशिश करता है। ये रक्षा मंत्री ने अपने आज के स्टेटमेंट में स्वीकार किया कि वो यथास्थिति को नहीं रहने देना चाह रहे थे और उन्होंने उसको बिगाड़ने की कोशिश की। तो सवाल ये उठता है कि जब हमारे प्रधानमंत्री की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी अच्छी छवि, इतनी अच्छी इमेज बनी हुई है, तो ये चाइना, पाकिस्तान, नेपाल जैसे देश क्यों नहीं काबू में आ रहे? बाली में हाथ मिलाकर आए थे हम, विदेश मंत्रियों से चर्चा भी हुई थी कि नहीं आगे शांति बनी रहेगी, लेकिन अचानक से माइंड बदल जाना, चाइना का जो कह सकते शीर्ष नेतृत्व है उसके बिना तो ये सब संभव नहीं हो सकता। तो शीर्ष नेतृत्व अगर बदल जाए, इसकी सोच बदल जाए और जो समझौता हुआ उससे मुकर जाए तो फिर क्या हो? नहीं तो क्यों ये समझौते से क्यों मुकर रहा है चाइना? इसका मतलब कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी क्या साख है? वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना आगे बढ़ गए, उनको बहुत और प्रधानमंत्री जी की छवि बहुत अच्छी है, लेकिन वो चाइना पर काबू नहीं पा रहे हैं। उन चाइना के साथ समझौता होता है और चाइना अपने समझौते से अलग हो जाता है और झेलना हमारी सेना को पड़ता है। और रक्षा मंत्री ये बयान देकर खुश हो रहे हैं कि हमारा कोई भी आदमी मारा नहीं गया, कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। मतलब हमें इस बात की खुशी हो रही है कि कोई हमारे घर पे अटैक करे और हमारे घर का कोई आदमी मारा नहीं गया, कोई घायल नहीं हुआ, इस बात पे हम खुश हैं। ये कहाँ की हमारी मतलब विदेश नीति हमारी क्या है आज की? और क्या हमारे प्रधानमंत्री की साख है कि हमारे पड़ोसी देश जो हैं वो हमारे काबू में नहीं है, वो हमारे यहाँ इस तरीके से घुस के और वो हमारे क्षेत्र को हथियाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस के जो बयान है कि कमजोर लीडरशिप है, इससे सहमति रख रहे हैं? देखिए, ये साफ जाहिर हो रहा है कि हमारी लीडरशिप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी कमजोर है। हम यहाँ पर वाहवाही चाहे कर लें कि हम बहुत विदेशों में हमारा बड़ा नाम है, वो नाम दिख रहा है ना कि आपकी बात चाइना नहीं मान रहा है, आप उसके साथ समझौता करते हैं और इसके बाद वो फिर घुसने की कोशिश करता है आपके घर में, और आप कहते हैं साहब हमारा कोई आदमी मारा नहीं गया, इस बात के लिए हम बड़े खुश हैं जी। इस बात के लिए हम बड़े खुश हैं कि हमारे यहाँ कोई घायल नहीं हुआ जी। हम मना रहे हैं। अनुराग जी, पीएम की छवि की बात हो रही है, लेकिन अगर ये देखा जाए कि पूरी दुनिया की जो नजरें हैं वो भारत पे रहती है कि रूस यूक्रेन युद्ध भारत रोक सकता है, इसको किस तरह से देखते हैं? एक छवि वो है, एक छवि ये है। युद्ध भारत रोक सकता है, इसकी हम वाहवाही लूट रहे हैं, लेकिन जो चाइना के साथ झड़पें हो रही, जो पाकिस्तान के साथ हमारे रोज झगड़े होते हैं, हम उसको नहीं रोक पा रहे। हम कितने बड़े नेता हैं, हम कितने महान हैं, हम नेपाल के साथ अपनी बातें नहीं सुलझा पा रहे हैं जी। बिल्कुल। केसी जैन जी, जिस तरह से ये आरोप लग ही रहे हैं आपने कांग्रेस की तरफ से, वरिष्ठ पत्रकार ने भी कह दिया है। केसी जैन जी, हम आपसे जवाब लेंगे, लेकिन पहले हम चलते हैं कांग्रेस की तरफ। शैलेंद्र जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने भी कई सवाल किए। मैं कह रहा हूं कि 20 नवंबर को बीजेपी के सांसद ने कहा कि अरुणाचल में 50 किलोमीटर अंदर चाइना घुस आया है, 100 मकान बना लिए हैं। क्या बीजेपी का सांसद इस समय किसी लाइन में है? क्या ये बात किसी ने उठाई दोबारा? ये चीजें जिस तरह से, देखिए, आप प्रधानमंत्री ताकतवर हैं, जी हाँ ताकतवर हैं, उन्होंने सरकार दोबारा बना ली, इसलिए ताकतवर हैं, जी हाँ। वो विपक्ष को पूरी तरह से दबा रहे हैं, ताकतवर हैं, हाँ हैं, इसीलिए ताकतवर हैं कि विपक्ष को पूरी तरह से पैसे की ताकत पे दबा रहे हैं। प्रधानमंत्री ताकतवर हैं, जी हाँ है, क्योंकि उन्होंने तमाम सरकारें गिराई हैं, इसलिए ताकतवर हैं। लेकिन प्रधानमंत्री विदेश नीति पर बिल्कुल भी कमजोर हैं। उन्होंने विदेश नीति पर कोई भी काम अच्छा नहीं किया है, कुछ भी। अब बात समझिए, परिस्थितियां, हम बेवजह तारीफ करने के लिए यहाँ बैठ जाएं, चापलूसी करने लगे, वो हमसे नहीं होता है। सच्चाई यही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नेतृत्व पे सवाल उठ रहा है, जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री की एक अच्छे लीडर की छवि है, पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री को पूछा जाता है, और दूसरी तरफ ये छवि कि पाकिस्तान और चाइना के जो विवाद है उनको सुलझा नहीं पा रहा है भारत। लौटेंगे शैलेंद्र जी आपके पास, लौटेंगे, आपका सवाल पूछ रहे हैं। शिखा जी देखिए, अभी जिस प्रकार से
कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि हम चापलूसी करने के लिए नहीं बैठे। अरे चापलूसी नहीं कर रहे और क्या कर रहे हैं? एक देश के पूर्व सैनिक को आप बेईमान कह रहे हैं, आप कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं, तमाम सारी बातें आपने सुना दी। ये चापलूसी नहीं तो और क्या है? ये कांग्रेस के 365 किलो आरडीएक्स कहां से आया था? दूसरी बात, 365 किलो आरडीएक्स कहां से आया था? उसका जवाब 365 किलो आरडीएक्स कहां से आया था? देश की जनता को बताने की कोशिश करें। और सर्जिकल 365 किलो आरडीएक्स उसको भी आपने स्वीकार नहीं किया। गाड़ी किसकी थी? और एक बात सुन कहां से आया था? ये बताने का कोशिश करें। मुख्य सवाल का जवाब ले ले, उसके बाद इसका भी जवाब ले लेंगे। पहले मुख्य सवाल देखिए जैसा कि आदरणीय अनुराग जी ने जो बातें कही, आदरणीय यादव जी ने जो सवाल किए, देखिए कोई भी देश का नागरिक अगर उसको कोई भी सवाल 50 किलोमीटर अंदर चाइना आया है, 101 मकान बन चुके हैं वहां पर, लगभग 100 मकान। कितनी बार चीज पाकिस्तान ने देश की जनता को गुमराह मत कीजिए। जनता आप हिंदुस्तान के पहले नुमाइंदे हैं, बाद में किसी पार्टी के नुमाइंदे हैं। सच बोलिए, आत्मा की आवाज सुनिए और सच्चाई से बताइए कि हाँ ये बात कमजोर हुई, यहाँ कमजोरी है। बोलिए, देश की जनता को बताइए। एक भी कार्रवाई करने की हिम्मत आपकी आत्मा अपनी आत्मा की आवाज सुनिए और बताइए कि 365 किलो आरडीएक्स कहां से आया है? हम नहीं जान पा रहे हैं, हम नहीं पता कर पाए किस गाड़ी में आया, हमको नहीं पता गाड़ी किसकी है। और आप ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि वो जो सैनिक हमारे मारे गए, जो सैनिक भारत के थे, जो जिसे भारत की जनता भगवान के रूप में देखती है, उसे आपने किस तरीके से मरने दिया? आपने उसे पुलिस को गाड़ी में नहीं आने दिया। कैसे? इससे कौन जांच हुई? इससे कौन पकड़ा गया? शैलेंद्र जी रुक जाइए, आपको मौका दिया जाएगा। हमेशा सेना का मनोबल गिराते रहे। सच्चाई जिस प्रकार से हमारे पता नहीं पड़ेगी देश को, इन्होंने गालियां दी ये कह करके कि आप भ्रष्टाचारी हैं, बताइए झूठ बोलते हैं। पहले सारा सवाल कांग्रेस से ले लेते, फिर आप एक साथ जवाब दीजिए। 65 किलो आरडीएक्स आप इनसे सवाल पूछ चुकी है, हमारी बारी पे हमारे टाइम को ये खराब कर रहे हैं। इनको बात को सुनना चाहिए। मैंने आदरणीय यादव जी को भी सुना, हमने कर्नल साहब को भी सुना, हमने शैलेंद्र जी को भी सुना, लेकिन हमारी बारी पे लगातार क्योंकि इनको डर है इस बात का कि पोल ना खुल जाए, इसलिए इस डर और दहशत से लगातार बोलती बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता ने भी इनको जवाब दिया है, कांग्रेस की पोल ना खुल जाए इसलिए 365 किलो आरडीएक्स कहां से आया नहीं बता रहे हैं। ये जो सोच रहे हैं शैलेंद्र जी, आप सदन में भी यही करते होंगे। बहुत करारा जवाब दिया है, सदन में भी इसी तरह समय बर्बाद करते हैं। आरडीएक्स 365 किलो कहां से आया? शैलेंद्र जी, मैं आपको रोकना चाहती हूँ क्योंकि हम जवाब चाहते हैं, चर्चा करने बैठे। देश का अहम मुद्दा है, ये सुरक्षा का मुद्दा है, हमें जवाब की जरूरत है। यहाँ पे नेतृत्व की बात हो रही है कि देश जिनके हाथों में है, क्या वो अच्छे से नेतृत्व कर पा रहे हैं या नहीं? आप हमें जवाब ही नहीं लेने दे रहे हैं। क्या हम जवाब जान सकते हैं बीजेपी से? हाँ बिल्कुल लीजिए, आपको समय दिया जाएगा। केसी जैन जी आप बोलिए। जी देखिए शिखा जी, आदरणीय यादव जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। हम लोग तमाम बार बहुत लंबे समय से एक दूसरे से परिचित चैनलों पे बैठते रहे। देखिए केवल आदरणीय यादव जी नहीं, किसी भी नागरिक को भारत देश के ऊपर सवाल करने का अधिकार है और ऐसे में उनको भी पूरा अधिकार है। लेकिन तुलनात्मक रूप से जब अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि भारत देश वास्तव में मजबूत हुआ है पहले से कमजोर स्थिति में। हाँ, ये बात सही है कि पाकिस्तान के सैनिकों ने वहां पर पहुंच करके हमला करने का, घुसने का प्रयास किया, लेकिन हमारी ताकत क्या, हम इस बात पे नहीं खुश हैं कि हमारे सैनिक कोई हताहत नहीं, इस बात पे नहीं खुश है। हम तो इस बात पे खुश हैं अपने सैनिकों के शौर्य पे, अपने सैनिकों के साहस और बल पे हम खुश हैं कि हमारे सैनिकों ने उनको खदेड़ने का काम किया। और सीमा पे ऐसा नहीं कि सीमा पे पहली बार हो रहा है, सीमाओं पे हमेशा इस तरीके की घटनाएं पहले भी होती रही। पहले आप देखिए पाकिस्तान कितनी बार सीज फायर का उल्लंघन करता था, कितने हमारे, लेकिन अगर हमारा नेतृत्व मजबूत होगा तो हमारे सैनिकों की जिंदगी खतरे में नहीं रहेगी। क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल शिखा जी, आप बिल्कुल सही बात करिए। मैं वही उसी बात का जवाब दे रहा हूं कि देखिए सीज फायर का उल्लंघन जिस प्रकार से होता था और देश के नागरिक तक पे हमला होता था पाकिस्तान की तरफ से, आज वो स्थितियां नहीं है। पहले कितने जवान हमारे शहीद होते थे पाकिस्तान के हमले में, आज वो स्थितियां नहीं है। घुसपैठ के द्वारा जो आतंकवादी घटनाएं देश के अंदर होती थी, कभी
अक्षरधाम उड़ाया जा रहा है, कभी कोई मंदिर उड़ाया जा रहा है, कभी कहीं मेले में विस्फोट हो रहा है, कभी कहीं मस्जिद में भी विस्फोट हो रहा है। ये सारी स्थितियां जो जब से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से क्या इस तरह की स्थितियां दिखाई दे रही हैं। हर साल 3, 4, 5 बड़ी घटनाएं आतंकवादी विस्फोट की होती थी और यहां तक कि न्यायपालिका तक सुरक्षित नहीं थी। अगर आज न्यायपालिका सुरक्षित है, जनता सुरक्षित है, मंदिर सुरक्षित है और लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं इस तरीके की आतंकवादी घटनाओं से, और आतंकवादी प्रेशर कौन देता था? यही पाकिस्तान देता था। अगर उस पर लगाम लगी है तो एक लगाम कहां से लगी है? ये नेतृत्व चेंज हुआ है। आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और भारत देश मजबूत हुआ है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे तमाम सारे बैन पाकिस्तान पे माननीय मोदी जी ने लगवाए, यानी भारत देश ने लगवाए। ये कैसे लगे? ये भारत देश की उभरती हुई ताकत, उभरती हुई अच्छी छवि की वजह से लगे। तो आज पाकिस्तान तमाम सारे जो अंतरराष्ट्रीय संगठन उनसे बाहर है। क्यों बाहर है? इसीलिए बाहर है क्योंकि भारत देश ने ठीक है, लेकिन आपके चाइना में अभी भी पकड़ कमजोर है। जी बिल्कुल, केसी जान जी, शैलेंद्र जी, बिल्कुल आपके पास लौटूंगी मैं, केसी जान जी। अभी कर्नल साहब ने कहा 1 इंच जमीन भी हमने नहीं दी है, और वो चाहे फिंगर 8 से लेकर के फिंगर 1 तक हो, हम जहां पर थे वहां पर है। अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है तो ये कमजोर बात नहीं। और एक चीज है, जब पिछली बार डोकलाम में हमला किया था चाइना के लोगों ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां पे स्वयं जाकर के सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का काम किया था और कहा था कि कुछ ताकतें ऐसी है जो विस्तारवादी है, उनको हमको रोकना पड़ेगा। तो चाइना के खिलाफ इस तरीके से अरुणाचल में जाकर के और वहां पे प्रधानमंत्री जी ने देश के जवानों के अंदर साहस बढ़ने का काम किया, उनकी तारीफ की। क्या छोटी बातें हैं? क्या इस तरीके का काम पहले हुआ? अगर हुआ होता तो जिस तरीके से लगातार अब तक बढ़ता चला आ रहा है आजादी की इतने लंबे समय के बाद, वो एकदम से तो चाइना नहीं आ गया। और चाइना ने जो अरुणाचल का हमारा काफी हिस्सा पहले से कब्जा कर रखा है, वो तो तब कांग्रेस की सरकार थी जब उन्होंने उस हिस्से को काबिज किया था। तो आप आरोप कैसे लगा सकते हैं कि वर्तमान सरकार कमजोर है? कैसे कह सकते हैं इन चीजों को? ठीक है शैलेंद्र जी, जिस तरह से बयान सामने आए हैं, अभी केसी जैन जी ने भी कहा कि हमेशा से इस तरह के हमले होते आए हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद, उनके नेतृत्व के बाद ये कम हुए हैं, पाकिस्तान पर रोक लगाई है। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, हमने अभी आपसे क्या कहा, जब आप इनसे बुखार की दवा मांगेंगे तो आपको खांसी की दवा देने लगेंगे। जब आप इनसे कहेंगे कि मुझे भूख लगी है तो ये आपसे कहेंगे कि पहले वहाँ दौड़ करके आओ, आप कमजोर हो जाओगे, वहाँ ये करो। कुल मिला करके जब आप इनसे सीधा सवाल पूछेंगे तो इनके पास जवाब नहीं है। आप पूछोगे महंगाई क्यों है तो ये बता देंगे कि महंगाई नहीं, आप ज्यादा सामान खरीदते इसलिए महंगा है। आप तमाम चीजों को आप पूछोगे डीजल के दाम क्यों महंगे हैं तो लोग कहेंगे गाड़ियां ज्यादा बिक रही हैं इसलिए महंगे हैं। तो ये उसी तरह से गुमराह कर रहे हैं। जवाब इनके पास कुछ है नहीं। जनता देश की सुन रही है, सब सामने है, और हमारे देश का एक एक फौजी हमारी नजर में भगवान है। अब भगवान को ये क्या कह रहे हैं, ये इनका विषय है ना, मेरा थोड़ी विषय है। दूसरा विषय ये है कि आपसे कम हुए हैं या नहीं? क्या चीज? सरहद पे पहले से हमले कम हुए हैं या नहीं? नेतृत्व मैं पूछ रहा हूँ, सरहद पे 365 किलो RDS कहाँ से आए? बता कहाँ रहे हैं? आप भी नहीं पूछ रही हैं, आप भी नहीं पूछ रही हैं, आप गुमराह हो रही हैं, आप इनके सवाल में फंस रही हैं। पूछिए ना इनसे, 365 किलो RDS कहाँ से आया था? पूछिए, कौन सी गाड़ी में आया था, किसी गाड़ी में? बताएं। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था कि नहीं हुआ था, उसको स्वीकार करते नहीं स्वीकार करते? मैं पूछ रहा हूँ, सर्जिकल स्ट्राइक किए को स्वीकार करते नहीं स्वीकार करते हैं? फंसाइए उलझाइए मत, समझिए। आया था RDX जहाँ पे आया था, सर्जिकल स्ट्राइक वहीं पर हुआ। आपको जवाब नहीं समझ में आ रहा है? देखिए, गुमराह मत करिए देश की जनता को, अंतरराष्ट्रीय देश की जनता को गुमराह मत कीजिए, देश की जनता को गुमराह मत कीजिए, देश की जनता को गुमराह मत कीजिए। 365 किलो RDS कहाँ से आया था, इस बात का जवाब दे दीजिए। अरुणाचल में 50 किलोमीटर चाइना घुस गया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने बताया है 20 नवंबर को, ठीक है, सांसद ने बताया है, आप उससे पूछिए। आपके पास कुछ नहीं बताने के लिए? नहीं बता रहा हूँ मैं, 20 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने बताया है कि 50 किलोमीटर अंदर घुस के आया है चाइना। आप बताइए देश को, हमारे देश का हिस्सा था तिब्बत। आप देश को पूछिए, बताइए किसकी सरकार थी? गुमराह मत कीजिए देश को। मैं पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब देना नहीं है आपको। आप इसी तरह राजनीतिक चीजों में उलझाएंगे। पूछा जा रहा है, आपसे बता नहीं रहे हैं।
कि 365 किलो RDX जिस गाड़ी में आया था, वो गाड़ी किसकी थी, वो गाड़ी कहाँ से आई थी, बताइए देश की जनता को, बताइए कहाँ से आया था, तिब्बत पे कब्जा कब किया, देश की जनता को बताइए कि RDX 365 किलो कहाँ से आया था, इस गाड़ी में आया था, क्योंकि ये सरकार बहुत ताकतवर है, ये मिनटों में पता कर लेती है कहाँ आतंकवादी बैठे हैं, कहाँ बम रखा है। अब बताए ना, सालों बीत गए हैं मगर अभी तक वो फौजी जो कि बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं गए, क्या कारण था? चलो लगाने भारत नहीं जाता है, सीधा सैनिक सरहद पर जाते हैं और जवाब देते हैं। और हम बीजेपी के सवालों में नहीं फंसे हैं, आप सीधा जवाब नहीं देना चाहते हैं कि पहले का नेतृत्व अच्छा था या आज का। आप मुद्दे को भटका रहे हैं, आप समय व्यर्थ कर रहे हैं। हम अभी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कैसे हो गया जी ठीक है, केसी जान जी लौटेंगे आपके पास, शैलेंद्र जी आपके पास भी लौटेंगे। जवाब दे 365 किलो RDX सुपरमैन की सरकार में कैसे आया? सुपरमैन जो आदमी जादू की छड़ी लेके बैठा है, जिसने जादू कर रखा है, नोटबंदी का जादू किया है पूरे देश में, समझम एकदम ताकतवर चल रहा है, जन चल रहा है सब कुछ। वो ताकतवर आदमी ने बताया नहीं आज तक देश को कि वो कहाँ से चलेगा, कैसे चलेगा। बताइए जैन साहब, आप बताइए, आपकी जानकारी में होगा, आप बहुत खास आदमी है मोदी जी के, बताइए। अक्साई चीन पे देश की जनता को बताइए, देश की जनता को बताइए। अनिल जी, जिस तरह से सरहद पे जो हालात होते हैं उनके बारे में जानकारी चाहेंगे, क्योंकि आपने वो हालात देखे हैं और जो उस वक्त निर्णय लेने का जो समय होता है, जिस वक्त हमला होता है, उस बारे में हम जानकारी चाहेंगे। मैडम, मैं एक सौभाग्यशाली अफसर हूँ जो 8 साल कश्मीर में रहे, बॉर्डर पर रहा हूँ, बॉर्डर पर रहा हूँ, बारामूला में रहा हूँ, मैं हंदवाड़ा में रहा हूँ, मैं अरुणाचल में रहा हूँ। मेरे नीचे ट्रुप्स थे और हमारे पास पूरी आजादी थी। जब से ये पॉलिटिकल रिजीम आई है, पूरी आजादी थी लोकल डिसीजन लेने के लिए। मैं नहीं वेट करता था ऊपर वाला कि सर उसमें गोली फायर कर दिए तो क्या करें। पहले होता था ये, आपको हैरान हो गए, ये मेरे जो से बाकी पैनलिस्ट हैं वो भी हैरान होंगे ये बात सुन के। इट वॉज देयर, वो था पहले वो, अब वो चीज नहीं रही है। अब हम बोल्ड हैं, एक मारो 10 मारते हैं, ये हमारे वो है इसमें। एंड हम डोमिनेट कर रहे हैं वहां पर। अब पाकिस्तान बॉर्डर देख लीजिए, अब किसी ने बोला कि वह शांत है, तो शांत नहीं है, बिकॉज हमने शांति करवाई है वहां, शांत करवाया है वहां पर, बिकॉज हम डोमिनेट है वहां पर। जी, और जिस तरह से ये ईस्टर्न जहाँ पर अरुणाचल वाले में है, यहाँ पर भी हम डोमिनेटिंग फीचर पर हैं। यहाँ पर जी हम 17,000 फीट के ऊपर हैं। क्यों आए वो 17,000 फीट के ऊपर? क्योंकि वो आप देखिए माउंटेन वॉरफेयर के अंदर जो हाइट पकड़ता है वो जीतता है। तो हमने वो लोग 17,000 फीट के ऊपर। The person you are speaking with has put you. ठीक है, अनुराग जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से सरहद पर हाहाकार मचा हुआ है और संसद में हंगामा देखने को मिल रहा है, क्या ये जायज है? चैनल पे हूँ, इसलिए अब मैं लॉग आउट हो जाऊंगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी अनुराग जी, हमारा संपर्क अनुराग जी से नहीं हो पा रहा है। केसी जैन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, सरहद पर हाहाकार है और जी चले गए हो। तो केसी जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी से। अनुराग जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नमस्ते, मैं चल रहा हूँ। अनुराग जी आपकी आवाज सुनाई पड़ रही। जी, तो हमारा आखिरी सवाल कि जिस तरह से सरहद पर हंगामा देखने को मिल रहा है और संसद में भी हंगामा चल रहा है, ये क्या जायज है? क्या इस तरह की स्थिति होनी चाहिए या एकजुट होना चाहिए पक्ष विपक्ष को विदेश के खिलाफ? नहीं, देखिए, पक्ष और विपक्ष और जनता तो एकजुट है ही है। जहाँ देश की सुरक्षा की बात है वहाँ सब एकजुट है, लेकिन जो सरकार है जिसकी जिम्मेदारी है इन सारी चीजों को हैंडल करने की, विपक्ष उससे सवाल उठाएगा, जनता उससे सवाल पूछेगी, मीडिया उससे सवाल करेगा जी। और अगर इस तरीके के सवाल होते हैं तो उस पर कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। और अगर सरकार के अपने प्रयास बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रही है, तो सरकार को खुलकर सारी बात बतानी चाहिए जी। उसे किसी बात को छुपाने की या आरोप लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जैसा कि आज गृह मंत्री अमित शाह ने किया। बयान देने से पहले वो राजीव गांधी फाउंडेशन की बात उठाते हैं
वो कांग्रेस के पुराने कामों की बात उठाते हैं। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा है तो आप नहीं बता रहे। आप क्यों नहीं साफ साफ स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि 9 तारीख को जो हमला हुआ उसका सेना ने जवाब दिया। समय कम शब्दों में अपनी बात पूरी करें। और दूसरी चीज मैं जो खास तौर से कहना चाहूंगा कि देखिए, जब इस तरीके के हालात होते हैं, जब सरहद पर अशांति होती है, तो इसका मतलब हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप कमजोर है। अगर हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप स्ट्रांग होगी तो सरहदें हमारी सुरक्षित होंगी। कोई हमारे घर के अंदर घुस के हमला करने का साहस नहीं करेगा। इसका मतलब कि हमारी लीडरशिप कमजोर है, और अगर लीडरशिप कमजोर होगी तो पड़ोसी आंख दिखाएंगे और पड़ोसी घर में घुसने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। शैलेंद्र जी, आपसे भी वही सवाल, जिस तरह से सरहद पे हाहाकार और संसद में हंगामा चल रहा है, क्या ये जायज है? एक भारतीय होने के नाते आप क्या कहेंगे? एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये सरकार, प्रधानमंत्री की जो है, मोदी जी की सरकार 2.0 की है। जब आप इनसे कोई सवाल पूछते हैं तो ये घूम फिर करके सवाल कांग्रेस के खेमे में डाल देते हैं या सरकार के खेमे में डालते हैं। मुझे लगता है ये निर्लज्जता है, क्योंकि अब आपको अपने कामों की जानकारी देनी है, ना कि कांग्रेस के कामों की। कांग्रेस के काम जनता को पसंद नहीं आए, इसलिए जनता ने कांग्रेस को हटा दिया। आपको लाया गया है, लेकिन आप तो उससे बदतर काम करने की बात काम कर रहे हैं, और उसके बाद आप उसमें सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठाना काम जनता का है और सवाल उठाना काम विपक्ष का है। सत्ता क्यों सवाल उठा रही है? सत्ता जो है सवाल उठाने कब से लगी? वर्षों से लोकतंत्र चला रहा है, आज तक सत्ता ने सवाल नहीं उठाया। आज सत्ता सवाल उठा रही है विपक्ष पे। ठीक है, आप सोचिए, ये गलत चीजें हैं। मुझे लगता है कि ये गलत परंपरा का जो है निर्वहन हो रहा है, ये गलत है। और आज की तारीख में जो लीडर है उसी की जिम्मेदारी है, और उसी को बताना है, जो कि नहीं बता पा रहे हैं, जो कि लीडरशिप नहीं निभा पा रहे हैं, इसलिए वो कमजोर हैं। जी ठीक है। अनिल जी, आप क्या कहेंगे? सरहद पे हाहाकार और संसद में हंगामा। अनिल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ मैडम जी। आप क्या कहेंगे इस पे? जी, सरहद पर हाहाकार, संसद में हंगामा, क्या ये जायज है? भारतीय होने के नाते सभी को, विपक्ष को, पक्ष को क्या करना चाहिए? एब्सोल्युटली ये इमेच्योर पॉलिटिकल लीडरशिप है हमारे पास ऑपोजिशन की। इसमें दे शुड, वो उनको देश के साथ पॉलिटिकल रिजीम जो भी सेंटर में है उनके साथ कंधे पर कंधा मिला के बात करनी चाहिए, ताकि जब इंटरनेशनल मीडिया में हमारा वो जाए तो दैट मींस पूरा कंट्री एक स्वर होना उनका होना चाहिए। यहाँ नहीं कि बिकॉज रोटियां सेकें और पॉलिटिकल रोटियां सेकें और वहाँ वो करें अपना कि भी यस हमें कुछ वोटें मिल जाएंगी। यहाँ पर ये लोग वो वोटें तोड़ने के चक्कर में ये लोग पार्लियामेंट में ये बात हो रही है। मैं आज बताता हूँ, आज पार्लियामेंट के अंदर वो बंद कर दें लाइव टीवी, ये सब हंगामा आपको जो होता है वो खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। बिकॉज आप दिखाना चाहते हैं, मैंने सुना है वहाँ पर, देखा है कि यह देखना है मैं क्या करता हूँ वहाँ पर, इसमें चाहे असेंबली की बात कर रहा हूँ चाहे पार्लियामेंट की बात करूँ। बिकॉज यू आर नॉट, आप वो नहीं कर रहे हैं, वो आप अपने उन लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ये किया, मैंने बंद किया, असेंबली बंद कराई, मैंने पार्लियामेंट बंद कराया। तो वही चीज अभी हो रही है वहाँ पर। आपने इतना सीरियस मुद्दा आप सोचते हैं कि है और ये चीज हो गई है, आप क्यों नहीं वो इसमें बात करिए, उस पर बहस करिए। बता रहे हैं पॉलिटिकल अपना जो डिफेंस मिनिस्टर साहब दे रहे हैं आपको स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप वो एमपी के साथ, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात मानना चाहते हैं, प्रधानमंत्री की बात नहीं मानना चाहते हैं, डिफेंस मिनिस्टर की बात नहीं मानना चाहते हैं। वट इससे ज्यादा क्या मैं बोलूँगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शैलेंद्र तिवारी जी कांग्रेस से, केसी जैन जी बीजेपी से, और कर्नल अनिल जग्गी जी पूर्व सैन्य अधिकारी, अनुराग यादव वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े थे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने चर्चा करी है देश के सबसे अहम मुद्दे सुरक्षा पे, जिस तरह से चीन ने एक घुसपैठ करने की कोशिश करी और जिस तरह से ये हमला किया है और उसका मुंह तोड़ जवाब भी मिला चीन को। लेकिन पहले हाथ मिला लेना, उसके बाद धोखा देना, ये चीन की फितरत है। हमारी भारतीय सेना चीन पर भरोसा नहीं करती है। इसी का नतीजा है कि वो सतर्क थे और उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया चीन को। लेकिन अभी भी कई सवाल उठ रहे हैं सवाल नेतृत्व पर, उठ रहे हैं सवाल इस वक्त देश की सरकार पर, और ये जायज भी है क्योंकि विपक्ष का काम है सवाल उठाना और जनता का काम है कि उन्हें सारे जवाब मिले। और हम जवाबों को जानने के लिए ही इस चर्चा को कर रहे थे। हमने ये जाना कि जो स्थिति है वो हमेशा से आती रही है, लेकिन हमारी जो भारतीय सेना है वो हमेशा हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तत्पर है, मजबूत है। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।